हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव विद धैर्यम चैनल में। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, तो आज उस सीरीज को हम लोग पॉलिटी वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर अ मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो किस तरह का अगर हम लोग स्टेट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं उसके बाउंड्री में या फिर कुछ नया स्टेट बना रहे हैं, तो बोल रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है सिंपल 2/3, 3/4 या 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट। तो इसमें हमें जानना है कि जब भी कोई न्यू स्टेट्स क्रिएट करते हैं या फिर उसका एक नया स्टेट बना रहे हैं या फिर उसका बाउंड्री में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो इसे हम सिंपल मेजॉरिटी से करते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जब भी हमें स्टेट्स में अगर कुछ चेंजेस करना है तो हमारा 2 से 3 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। पहले हम लोग इस आर्टिकल को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 2 में क्या होता है, बेसिकली जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इस्टेब्लिश स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स टू यूनियन। ठीक है, ताकि आप स्टेट्स को इस्टेब्लिश करके यूनियन में ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 2 है। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अल्टर द स्टेट्स बाउंड्रीज। ठीक है, अल्टर द स्टेट बाउंड्रीज एंड फॉर्म न्यू स्टेट्स। ठीक है, फॉर्म्स न्यू स्टेट्स। तो ये हमारा आर्टिकल 3 बोल रहा है। ठीक है, और इसी में हम लोग देखें तो एक आर्टिकल 4 भी आता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जब भी पार्लियामेंट किसी स्टेट्स को नया फॉर्म कर रही है तो उसमें आर्टिकल 4 में 2 चीज़ और ऐड करना पड़ेगा हमें, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, और हमारा जो 4th शेड्यूल है, ठीक है, 4th शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या बोल रहा है और 4th शेड्यूल क्या बोल रहा है। देखो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है कि जो भी हमारा जो स्टेट्स है उसका जो भी नाम दिया हुआ है, लिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग स्टेट्स में बाउंड्री या फिर उसका कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है ये क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जाहिर सी बात है कि इसमें भी चेंजेस करनी पड़ेंगे। अगर सपोज करो पहले 28 स्टेट्स था, कोई नया स्टेट फॉर्म होता है तो इस वाले में भी चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल में, क्योंकि नया स्टेट्स का नाम भी ऐड करना पड़ेगा। और हमारा एक 4th शेड्यूल है। ठीक है, 4th शेड्यूल क्या बोल रहा है कि क्या होता है कि राज्यसभा में क्या होता है कि हर एक स्टेट्स का अपना सीट एलोकेटेड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यू स्टेट फॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई स्टेट का बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि राज्यसभा में सीट्स में भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमारा जो 4th शेड्यूल है यही बोलता है कि जो भी सीट एलोकेटेड होता है राज्यसभा में, तो ये 4th शेड्यूल में आता है। और आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 4 कह रहा है, तो ये 4th शेड्यूल में जो भी एलोकेशन ऑफ सीट्स है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो जाहिर सी बात है हमें इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी। और जब भी हम लोग न्यू स्टेट फॉर्म कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन आएगा। हमारा आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 से होगा और आर्टिकल 4 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है, फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, या फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ अबव। तो देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे है। देखो अगर फेडरल का मतलब क्या होता है और यूनिटरी का मतलब क्या होता है। देखो फेडरल का मतलब क्या होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और डुअल टाइप का गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब एक गवर्नमेंट सेंट्रल पे भी होना चाहिए और एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेंटर की गवर्नमेंट होगी जो पूरे कंट्री को देखेगी, और एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी जो रीजनल वाले जो स्टेट्स हैं उसको देखेगी। तो फेडरल में ये होता है, डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और अपना जो भी सिटीजनशिप होता है ना वो सिंगल सिटीजनशिप होता है फेडरल वाले में। और जो जुडिशियरी होती है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये सारे फीचर्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, हमारे कंट्री में दिखता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है क्या है, फेडरल है। और वही अगर हम लोग यूनिटरी की बात करते हैं तो यूनिटरी में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा परिस्थिति आए जिसमें पावर पूरा सेंटर को लेना पड़ता है तो उसे हम लोग यूनिटरी कहते हैं। जैसे यूनिटरी में क्या होता है कि सारा का सारा पावर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होता है।
तो ये भी केस हमारे कंट्री में कभी कभी देखा जाता है, जैसे कि अगर सपोज करो कि इमरजेंसी वाला कंडीशन आ जाता है, ठीक है, इमरजेंसी किसी स्टेट्स में लग जाती है, तो जैसे कि अभी हाल ही के एग्जांपल लिया जाए तो मणिपुर में इमरजेंसी लगा है, ठीक है, मणिपुर में, तो वहाँ पे क्या हुआ, मणिपुर में इमरजेंसी लगा तो सारा का सारा पावर क्या हो गया, प्रेसिडेंट के अंडर में आ गया। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सारा का सारा पावर क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट के पास आ रहा है। तो ये क्या फीचर दिखा रहा है, ये यूनिटरी फीचर शो कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है और साथ के साथ यूनिटरी भी है। तो इसे एक नाम भी दिया जाता है, क्वासी फेडरलिज्म बोला जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्वासी फेडरलिज्म बोला जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा ये फेडरल का कैरेक्टर भी शो कर रहा है और यूनिटरी का भी। तो ये जो वर्ड दिया गया था क्वासी फेडरलिज्म, ये केसी वेयर्थ हैं, ठीक है, केसी वेयर्थ हैं, एक बहुत अच्छे रिनाउंड पॉलिटिकल ऑथर है, वो उन्होंने दिया था क्वासी फेडरलिज्म। तो ये फैक्ट हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं। और ये बेसिकली जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर और ये है, ये बेसिकली कनाडियन मॉडल से लिया गया है, ठीक है, कैनेडियन मॉडल से लिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम ध्यान में रख सकते हैं कि फेडरल कैसे है, ठीक है, किस किस चीज़ पे हम कह सकते हैं कि अपना कंट्री फेडरल है, ठीक है, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ठीक है, और अपना इमरजेंसी जैसा केस लग जाता है कभी कभी, ठीक है, या फिर कोई रीजन में डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पे आसपा जैसी चीज़ें भी लग जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो ये सब चीज़ शो कर रहा है कि हमारा कंट्री क्या है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और कुछ इंट्रीज दी गई हैं, और इस इंट्री का हमें मैच करना है कौन से लिस्ट में मैच होगा। तो देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये बेसिकली अगर हम इस लिस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो ये तीनों जो लिस्ट दी हुई हैं, ये हमारा जो लिस्ट है ये बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है, पावर ऑफ डिवीजन जो भी दिया गया, पावर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी डिवीजन ऑफ पावर है उसे ये लिस्ट के फॉर्म में शो किया जाता है, और ये 7th शेड्यूल में आता है, ठीक है, 7th शेड्यूल में आता है। और ये 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 है, ठीक है, आर्टिकल 246 है, और जिसमें ये तीनों लिस्ट के बारे में बात की गई है। और इसमें अगर हम लोग बात करें यूनियन लिस्ट में, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो लगभग 97 एंट्रीज हैं, ठीक है, 97 ऐसे एरियाज हैं। और हम लोग स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो स्टेट लिस्ट में लगभग 66 एंट्रीज हैं, ठीक है, मतलब 66 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो लगभग 47 एंट्रीज हैं, जिसपे कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो, यूनियन का मतलब हो गया कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट का मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के लॉ बनाती है, बट कोई भी ऐसे डिस्प्यूट एराइज होता है तो इसमें जो यूनियन लिस्ट है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये ऑप्शन में अगर हम मैच करें तो 1 का ए यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है 1 का ए, 2 का सी बस यहीं पे दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर इसका बी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो, कुछ ऐसे यूनियन लिस्ट में हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या होता है यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में हम अगर कुछ सब्जेक्ट देख ले तो जैसे कि रेलवे पे जो भी लॉ बनेगा, ठीक है, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, डिफेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पे जो भी लॉ बनाया जाएगा वो यूनियन लिस्ट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। और स्टेट की एंट्रीज देख लें, स्टेट की एंट्रीज तो जैसे कि पुलिसिंग वाला जो सिस्टम है, पुलिस पे जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। प्रिजन्स, जो भी जेल होंगे उस पर जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और कंकरेंट में देख लें तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, मैरिज पे कोई भी लॉ बनेगा तो वो कंकरेंट दोनों मिल के बनाएंगे, मैरिज या फिर डाइवोर्स, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट मिल के बनाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, और ऑप्शन डी है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर द वर्कर। तो एक बार हम लोग डीपीएसपी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे जो स्टेट के पॉलिसी बनाने में काम आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्टेट को दिया जाए एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे कि ताकि आप जो भी लॉ बनाएं तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अगर हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करें तो डीपीएसपी लगभग आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक होता है अपना, ठीक है, आर्टिकल
31 से 36 टू 51 तक आता है, और ये पार्ट 4 में आता है अपना। पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी आता है। और अगर हम लोग डीपीएसपी के बारे में देख लो तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। और डीपीएसपी जो है अपना, ये बेसिकली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में। अगर जो भी इसमें जो भी पॉलिसीज मेंशन है, जो भी आर्टिकल्स मेंशन है, वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखते थे कि जो भी आर्टिकल्स मेंशन है, जो भी लॉज हैं, वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। अगर हमारा कोई भी लॉ वायलेट होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आसानी से हम लोग कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में लड़ सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट वैलिड, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें मिल नहीं रहा है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, बट जो डीपीएसपी है उसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। और अगर हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करें तो डीपीएसपी को कंसाइंस एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा एक तरह से बोला जाता है, ये कंसाइंस है। और अगर हम लोग डीपीएसपी के बारे में देखें तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो डीपीएसपी है अपना 4 बार अमेंड किया गया था, इसे 4 टाइम्स इसे अमेंड किया गया है, ठीक है, 4 टाइम्स। तो एक बार हम लोग सीरियल वाइज देख लेते कि कब कब अमेंडमेंट हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें क्या क्या अमेंड हुआ था एक बार हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे पहले क्या होता है ना कि जो भी इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो हेल्दी डेवलपमेंट करें। तो वो अपना एक आर्टिकल 39 ऐड किया गया था। फिर दूसरा जो आर्टिकल ऐड किया गया था वो 39A ऐड किया गया था। 39A में क्या बोलता है कि जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं उनको इक्वल जस्टिस मिले, ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आसानी से उन्हें मिले। तो ये अपना 39A था। और थर्ड इसमें जो क्लॉज ऐड किया गया था वो था 43A, ठीक है, 43A। तो 43A में क्या बोलता है, यही बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि जो भी वर्कर है उनको उन्हें इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया जाए। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और ये क्या था, 43A है अपना आर्टिकल, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें क्लॉज ऐड किया गया था, ये था 48A। तो इसमें बात किया गया था कि जो भी इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ हैं, फॉरेस्ट है, उनको अच्छे से सिक्योर करके रखा जाए। तो ये 4 क्लॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ये तो फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था। एक दूसरी बार अमेंड किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल 38 ऐड किया गया था। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको इक्वल जो भी इनइक्वालिटीज़ हो रही है हमारे इनकम के लेवल पे, फैसिलिटीज़ के लेवल पे, जो भी वर्कर्स में जो भी इनइक्वालिटीज़ हो रही है उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये हमारा आर्टिकल 38 बोल रहा था, ठीक है। और तीसरी टाइम जब अमेंड किया गया था, थर्ड टाइम अमेंड किया गया था, जिसे हम लोग 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया था। इसमें आर्टिकल 45 ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें आर्टिकल 45 क्या बोलता है कि जो भी चिल्ड्रन है बच्चे 6 से 14 साल तक की उम्र के, उन्हें फ्री लीगल एड, मतलब फ्री लीगल एजुकेशन दिया जाए। तो ये अपना आर्टिकल 45 में ऐड किया गया था। और चौथी बार इसे अमेंडमेंट किया गया था, ये था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2011। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें बेसिकली जो अपना आर्टिकल है वो 43 ऐड किया गया था। और इसमें जो भी 43B ऐड किया गया था, ठीक है, इसमें जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम डीपीएसपी के बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है हमें, ठीक है। तो इसमें कुछ दिए हुए फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें मैच करना है। तो देखा जाए तो सारे के सारे लग रहे हैं जैसे डीपीएसपी के आर्टिकल है। तो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत किसमें, कौन से आर्टिकल में आएगा, तो आर्टिकल 40 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 40 में आ जाएगा विलेज पंचायत। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, तो ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 44 में आ जाएगा, आर्टिकल 44 में आ जाएगा। यानी 1 का 5 आना चाहिए, ए का 5 यहीं पे आ रहा है, और बी का 1 आना चाहिए। तो बी का 1 कहीं पे भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री किसमें आता है, ये 48 आर्टिकल में आता है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आता है अपना आर्टिकल 50 में। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ये 51 में आता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ये बेसिकली डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स थे और इसे में मैच करना था हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आप पंचायत को ऑर्गेनाइज करें? आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50। तो इसे आर्टिकल 40 इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग डीपीएसपी में हम लोगों ने देखा भी था कि जो आर्टिकल 40 है वो बेसिकली पंचायत से रिलेटेड है। और अगर हम लोग इसमें पंचायत के बारे में देख ले तो कुछ कमिटीज़ बनी थी पंचायत में, जैसे कि हम लोग बलवंत राय कमेटी के बारे में पढ़ते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये 1957 में बनी थी, जो कि बात करती थी कि आप जो भी पंचायत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करें और 3 टायर रखें। ठीक है, 3 टायर्स की बात करती है। ठीक है, तो ये बलवंतरी राय कमेटी थी। फिर एक अशोक मेहता कमेटी बनता है, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, ये 1977 में बनता है। फिर एलएम सिंघवी कमेटी बनती है, एलएम सिंघवी 1988 के आसपास बनती है, 1986 में। और एक गडगिल कमेटी बनती है। ठीक है, और एक एलएम थुंगू कमेटी बनती है। तो ये सारे बेसिकली कमिटीज़ थे जो कैसे इंडिया में पंचायत का जो पंचायती राज सिस्टम है उसको इवॉल्व किया जाए और अच्छे तरीके से इंडिया में जो पंचायत सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है उसे अच्छे से अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कौन कौन सा चीज़ रिलेटेड है? इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, कॉलेजियम सिस्टम, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें कौन कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है? तो पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा पार्ट 5 में आता है, ये पार्ट 5 में आता है सुप्रीम कोर्ट। और इसमें देख ले तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ जैसे पावर्स दिए गए हैं, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, तो बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी दिया गया है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम भी है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन भी है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ एबव। तो बेसिकली हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में होता क्या है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या होगा कि जब भी सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स आती है तो वो क्या होता है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना बात रखा जा सकता है। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर एक से ज़्यादा स्टेट हो, ठीक है, तो भी जाके रखा जा सकता है। या फिर सेंटर या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर डिफरेंसेस है तो भी जाके आप सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स जाके बोल सकते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ये एक तरह से पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। फिर एक कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो जजेस का जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कॉलेजियम के थ्रू होता है। ठीक है, कॉलेजियम बैठती है और वो अपॉइंट करती है जजेस को। ठीक है, हायर मतलब कोर्ट्स में। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है। और एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, लोअर कोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद वो फिर अपील करेंगे हायर कोर्ट में। जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट, कोई दिक्कत हो रहा है, सपोज करें कि जैसे अभी एग्जामिनेशन हो रहा था बिहार में, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो पहले जो भी लोग थे वो पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर वहाँ पे कुछ उसका निर्णय नहीं निकलता है तो फिर लोग कहाँ जा रहे हैं? हाई कोर्ट में। तो एक तरह से देखा फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह का एपिलेट ज्यूरिडिक्शन दिखा रहा है। ठीक है, कि आप अपील कर सकते हो, पहले आप लोअर कोर्ट में जाओ फिर आप अपील करने के लिए आओ हमारे पास। तो ये सारा तीनों चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ क्या दिखा रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वर्किंग प्रणाली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब तरह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का पावर है। ठीक है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ आती हैं, जैसे रिकॉर्ड भी आती है, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, जब भी सेंटर और कोई स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो वो क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 143 होता है। आर्टिकल 143 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है अपना एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। और रिट ज्यूरिडिक्शन अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। रिट ज्यूरिडिक्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेरोगेटिव रिट्स इशू बाय द कोर्ट्स डायरेक्ट कंसर्न अथॉरिटी टू द समथिंग इमीडिएटली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब अगर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रिट इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट कंसर्न अथॉरिटी टू समथिंग इमीडिएटली, अगर हमें करना है। ठीक है, अगर हमें इमीडिएटली करना है तो वो कौन सा रिट इसमें इशू होगा?
तो एक बार पहले हम लोग रिट के बारे में देख लेते हैं कि रिट होता क्या है। तो रिट क्या होता है ना कि रिट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दो में रिट के बारे में मेंशन है। तो बेसिकली आर्टिकल 32 है वो रिट मेंशन करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का रिट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का है। और आर्टिकल 226 रिट जो बात कर रहा है वो हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। और देखो रिट जो ऐसा रिट को जो बी आर अम्बेडकर थे तो वो रिट के बारे में बोलते हैं कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कौन बोलते हैं? ये बी आर अम्बेडकर बोलते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो ये हमें चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपना आर्टिकल 32 आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है रिट जुरिडिक्शन करने का, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का है। इसमें एक चीज़ और देखा जाता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन पावर है वो कम है इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट। इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है, बट जो हाई कोर्ट है वो कुछ लीगल्स मैटर्स में भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो रिट जुरिडिक्शन पावर हाई कोर्ट का है वो ज़्यादा है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिट जुरिडिक्शन में ना कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में एक बार क्या होता है वो देख लेते हैं कि हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी के अंडर में डिटेन है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट हैबियस कॉर्पस जारी कर सकती है। और इसमें ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है अपना मैंडमस। देखो मैंडमस क्या बोलता है, ये मैंडमस जो होता है ये सिर्फ प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं होता, ये सिर्फ पब्लिक जो ऑफिस होते हैं, ठीक है, यानी सरकारी जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए ही जारी किया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कोई भी काम आपको सौंपा गया तो आप क्यों उससे नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली मैंडमस जारी किया जाता है। तो इसका जो इमीडिएट जारी किया जाता है समथिंग इमीडिएटली, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, मैंडमस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक तरह से एक बार इस सारे रिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला अपना हैबियस कॉर्पस हो गया, दूसरा मैंडमस हो गया, थर्ड होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। थर्ड होता है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है बेसिकली कि जो हाई कोर्ट्स होते, जो हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स को बोलते हैं कि जो भी आप चीज़ पे जो भी चीज़ों पे आप चीज़ पे आप जो लीगल मैटर आप सुना रहे हो तो वो आप अपने जुरिडिक्शन में कीजिए, ठीक है, अपने जुरिडिक्शन में कीजिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं। और चौथा होता है सर्टोरी, ठीक है, ये चौथा है सर्टोरी। इसमें क्या बोलते हैं कि जो अभी आपके पास केस पेंडिंग है, ठीक है, लोअर कोर्ट्स को बोलती है हायर कोर्ट्स, कि आप जो भी केसेस आपके पास पेंडिंग है वो आप क्या कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये सर्टोरी बोलते हैं इसे। अब लास्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है कि किसी भी पर्सन के किसी भी जो अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करती है कि क्या उसका लीगल वैलिडेशन क्या है, ठीक है, लीगल वैलिडेशन क्या है किसी भी पर्सन का, तो उसके लिए क्यो वारंटो जारी किया जाता है, ठीक है। लीगल वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये भी डीपीएसपी के बारे में एक, अब इनमें से किसने बोला था उसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक तरह का चार्टर ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिया का। तो इसे बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में। तो ये हमें ध्यान में रखना है इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो अनटचेबिलिटी के बारे में हमें बात करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या राइट टू इक्वालिटी। तो एक बार हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर। देखो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो है ना वो अपना पार्ट 3 में आता है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं 12 से लगभग 35 तक आर्टिकल जो है ये मेंशन है, ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल तक जो कवर करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को बोले तो ये मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे बी आर अम्बेडकर ने बोला था, ये मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग देख लें डीपीएस ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हम लोग यूएसए से इंस्पायर हुए हैं, ठीक है, यूएसए से इंस्पायर हुए हैं, उससे लिया गया है, ठीक है, ये जो अपना फंडामेंटल राइट है।
और अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें तो बेसिकली 6 पार्ट्स में, ठीक है, 6 पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, और ये जो आर्टिकल मेंशन है ये लगभग 14 से 18 तक है, ठीक है, 14 आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलता है, ठीक है। फिर सेकंड जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू फ्रीडम्स के बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम, और ये आर्टिकल आता है 19 to 22, ठीक है। और तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये अपना आर्टिकल मेंशन है 23 and 24, ठीक है। इसमें बात करता है कि हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें 2 आर्टिकल मेंशन है, और कुछ आर्टिकल्स मेंशन है जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब सारे लोग को अपना रिलीजन, अपना अपना धर्म का जो भी चीज़ है उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार है, और ये 25 आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। और और अपना दूसरा है पार्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और जो भी ट्राइब्स वाले लोग हैं उनको भी अपना एक अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये आता है अपना 29 और 30, और छठा वाला पार्ट आता है अपना रिट्स वाला, ठीक है, रिट्स, तो ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये बेसिकली 6 चीज़ जो है फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है अपना फंडामेंटल राइट्स को। और ये जो अपना बोल रहा है अनटचेबिलिटी, ये बेसिकली राइट टू इक्वालिटी में आता है, और राइट टू इक्वालिटी में आता है, तो ये राइट टू इक्वालिटी और राइट टू अनटचेबिलिटी बेसिकली आर्टिकल 17 में आ जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 17 में, और राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा ये, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट टेक प्लेस, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग जो पार्लियामेंट में होता है तो वो कौन से आर्टिकल के द्वारा आता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 122, ऑप्शन बी आर्टिकल 123, ऑप्शन सी आर्टिकल 108, ऑप्शन डी आर्टिकल 142। तो इसमें देखा जाए ना तो ज्वाइंट सीटिंग जो होता है ये आर्टिकल नंबर 108 के तहत होता है। जो भी ज्वाइंट सीटिंग होता है वो आर्टिकल 108 के तहत होता है। तो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज़ इशू पे मतलब कोई ऐसा बिल है जो पास होने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ज्वाइंट सीटिंग बैठाया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, दोनों लोग आते हैं और इसका जो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। और इसमें ये जो ज्वाइंट सीटिंग होता है तो इसको जो हेड करते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना कि लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रेसाइड करते हैं, हेड करते हैं, जो भी ज्वाइंट सीटिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग देख लें आर्टिकल 123 तो ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। कुछ ऐसे इशूज जब हमारी पार्लियामेंट रन नहीं कर रही है उस पर अगर लॉ बनाना किसी भी चीज़ पे ज़रूरी है तो उसके लिए पार्लियामेंट क्या होता है, ऑर्डिनेंस जारी करती है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डिनेंस वाला हो गया पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे लार्जेस्ट कमिटी कौन होता है पार्लियामेंट का? तो देखो 3 कमेटी होता है, ठीक है, 3 कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसमें जो एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी जो है ये सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट होती है। इसमें लगभग 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 30 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो सारे जो मेंबर होते हैं 30, ये सारे के सारे मेंबर लोकसभा से आते हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि सारे के सारे मेंबर लोकसभा से आते हैं, ठीक है। और ये जॉन मैथाई कमेटी था, ठीक है, जॉन मैथाई कमेटी के द्वारा ये बनाया गया था, जॉन मैथाई कमेटी के द्वारा ये बनाया गया था एस्टीमेट कमेटी। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसको एक लोक देखा जाता है इसमें। तो इसे हम लोग एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। और दूसरा होता है अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर के बारे में देख ले तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। इसमें 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, और रेस्ट के 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका भी
काम वही होता है कि जो भी अकाउंट्स है, ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स है उसका एक अच्छे से देखा जाए, ठीक है, अच्छे से उसको देखा जाए कि कहाँ पे कितना जो भी ग्रांट्स दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसके बारे में देखती है। और थर्ड होता है अपना पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, 22 मेंबर होते हैं। इसमें भी वही 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से और बाकी के 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। इसका भी काम वही है, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स चीज़ है उसका अकाउंट का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसके बारे में देखना होता है। तो ये 3 कमिटीज़ हैं, इसमें से सबसे लार्जेस्ट कमेटी क्या है, एस्टीमेट कमेटी आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्रेसिडेंट सिर्फ दिया द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखें कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है। और पार्लियामेंट की अगर हम स्पेशली हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करें कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग आते हैं, तो पार्लियामेंट में सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट और लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग, ये चीज़ मिल के पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग देख लें प्रेसिडेंट के बारे में, हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में देख लें तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट 5 में आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो भी डिस्कशन होता है वो पार्ट 5 में डिस्कशन होता है और लगभग आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, ठीक है, ये पार्ट 5 में आता है ये, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में देख लें तो प्रेसिडेंट क्या होता है, अपना नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनल हेड, ठीक है। और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ और भी चीज़ें अगर हम लोग देख लें तो प्रेसिडेंट एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट। तो अगर हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एक और आता है, एक आते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी। तो ये सारे चीज मिलके ना एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट भी इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। तो ऑप्शन ए है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन अबव। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है ना कि सारे मेंबर जो भी हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट यही चीज़ क्या होता है कि प्रेसिडेंट में क्या होता है ना कि इलेक्टेड, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो है पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट असेंबलीज के भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और वाइस प्रेसिडेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन दिया है, ठीक है, रिज़ाइन दिया है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन होता है वो आर्टिकल नंबर 67 क्लॉज ए से होता है, ठीक है, 67 क्लॉज ए से वो रिज़ाइन दे सकते हैं। और अगर हम लोग इसमें देख लें कि अभी कितने वाइस प्रेसिडेंट ने रिजिग्नेशन दिया है, तो सबसे पहले वीवी गिरी जी ने दिया था, वीवी गिरी जी ने, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, और अभी फाइनली जगदीप धनखड़ जी ने दिया है, जगदीप। बेसिकली इन चारों लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दिया था रेजिग्नेशन, बट जगदीप धनखड़ जी ने जो रेजिग्नेशन दिया है वो अपने हेल्थ इशूज पे दिया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 या फिर 90 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% होंगे टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिएट्स और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो कौन कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश, कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट एबोलिश कर सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स को या फिर से बना सकता है। तो ये आर्टिकल्स 169 में आता है,
आर्टिकल आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 के तहत होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा का इक्वल पावर होता है लोकसभा में, तो किस किस चीज में? तो ऑप्शन ए, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर मेकिंग कट मोशन। तो बेसिकली राज्यसभा का पावर इक्वल लोकसभा का अमेंड करने में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड जब होता है ना तो उसमें इक्वल पावर होता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कब कब इक्वल पावर होता है, वो भी देख लेते हैं, और किस किस केस में हो सकता है। तो एक तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें होगा ऑर्डिनरी कोई बिल आया है, ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल आया तो उसमें भी इक्वल पावर होगा दोनों का। या फिर इम्पीचमेंट या फिर एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट या फिर इलेक्शन जब प्रेसिडेंट का होता है तो उसमें भी इक्वल पावर होता है। और इसमें क्या होता है, ये सारा का सारा इक्वल पावर होता है, राज्यसभा का लोकसभा का इक्वल पावर, व्हेन राज्यसभा हैज इक्वल पावर टू द लोकसभा। तो ये अपना पहला केस हो गया, ठीक है। अब कुछ दूसरा केस देख लेते हैं कि कब कब लोकसभा का पावर ज़्यादा होता है राज्यसभा से, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो लोकसभा का पावर कब ज़्यादा, जब मनी बिल होता है ना, जब मनी बिल पेश होता है, ठीक है, मनी बिल जब पेश होता है राज्यसभा में, तो वो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है कि आप उसको इसमें कुछ अमेंड करना है तो इसमें आप सजेस्ट कीजिए, नहीं तो आप वापस भेज दीजिए। तो यहाँ पे मनी बिल क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में जब जाता है तो उसके पास 14 दिन रहता है कि आप उस पर कुछ, अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसमें आप सजेस्ट कीजिए, नहीं तो वापस भेज दीजिए, ठीक है, मनी बिल में। और ज्वाइंट सेशन जब होता है ना, अपना ज्वाइंट सेशन जो हम लोग आर्टिकल 108 में देखे थे, ज्वाइंट सेशन, तो ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया तो जरूर जाता है, बट इसमें क्या होता है कि जो भी इसका जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो इन दो केस में क्या होता है, लोकसभा का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है राज्यसभा से। और अब एक केस देख लेते हैं कि राज्यसभा का पावर कब ज़्यादा होता है लोकसभा से। तो इसमें क्या होता है ना कि जब राज्यसभा क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि आप कोई भी स्टेट लिस्ट पे आप लॉ बनाइए, तो ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। पहला हो गया कि आप स्टेट को ऑथराइज कर सकता है, ये पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि आप किसी भी स्टेट लिस्ट में आप इस पर आप लॉ बनाइए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 249 में हो जाता है अपना, आर्टिकल 249। और दूसरा एक और चीज़ होता है कि जब कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना, जैसे कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस में आर्टिकल 312 में। तो इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, लोकसभा से। तो ये सारे केस हैं जब राज्यसभा का पावर कब बराबर होता है, कब राज्यसभा का पावर ज़्यादा होता है, कब लोकसभा का पावर ज़्यादा होता है। तो ये कुछ हम लोगों ने केस देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, द गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो क्लियर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड, ठीक है। तो लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट है उनका रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था। तो ये जो अपना इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330, ठीक है, 330 के आर्टिकल 330 के हिसाब से जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है लोकसभा में, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 332 की बात करें तो आर्टिकल 332 में क्या होता है कि जो भी स्टेट असेंबलीज हैं, ठीक है, जो भी स्टेट की असेंबली हैं वहाँ पे रिजर्व किया गया है सीट किया गया किसके लिए, और SC एंड ST के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 332 आ जाएगा अपना। और वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 331 की बात करें तो जो भी एंग्लो इंडियंस होते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, उनके लिए आर्टिकल 331 आया था, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए। बट हुआ क्या, एंग्लो इंडियन के लिए पहले क्या होता था, सीट रिजर्व किया जाता था, ठीक है। तो फिर 2019 में क्या हुआ, 2019 में 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, और क्या किया गया कि इसे एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। ये जो अपना जो सीट रिजर्व होता था एंग्लो इंडियन के लिए वो उसको एबोलिश कर दिया गया। और ये 333 क्या होता था, ये एंग्लो इंडियन फॉर स्टेट्स के लिए होता था, एंग्लो इंडियन फॉर स्टेट्स, ठीक है। तो इसको भी क्या किया गया, इसको भी हटा दिया गया। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन से हम कुछ जान सकते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट इन द पार्लियामेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑप्शन दिया वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल,
कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहे थे? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आ रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अपने अटॉर्नी जनरल आ रहे थे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो ये अटॉर्नी जनरल ही हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या है? पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और अगर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और इनका जो क्वालिफिकेशन होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखा जाए तो इनका अपॉइंटमेंट क्या हो गया? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, अटॉर्नी जनरल को। और इनका एक आर्टिकल मेंशन किया गया, वो आर्टिकल को भी हम लोग को ध्यान रखना। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार क्या होता है ना कि स्टेट में भी क्या होता है, स्टेट में भी वैसे ही ये फॉर्म जो है स्टेट में भी चलता है। तो वहाँ पे नाम दिया जाता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं, ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।